आपको जिस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन है, म्यूट, ब्लॉक, डिलीट करके कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनका यूज़ कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। 3 अमीनो एसिड्स, लेकिन उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो 2 ही होंगे। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन है, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, लेकिन वो हमारे एंजाइम्स क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए। लेकिन केमिकली अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि ये अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और वैसे भी अगर हम बात करें तो जब हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन डायरेक्टली हमें डाइजेस्ट नहीं होते, वो हमारे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट होते हैं। अब ये एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? नाम से हमें पता चल रहा है ऐसे कंपाउंड जिनमें एमीन भी होगा, एसिड भी होगा। जैसे कि एमिनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बीच में कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, NH2। तो ये हमारा एमीन ग्रुप हो गया, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया और नीचे एल्काइल ग्रुप लगा होता है। तो ये हमारा एमिनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर होता है। और प्रोटीन का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? अल्फा एमिनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, अब हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट एमिनो एसिड्स ऑल्सो। तो हम यहाँ पर बात करें कि एमिनो एसिड को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो एमिनो एसिड को 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला उनके एसिडिक और बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग, और दूसरा कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। पहले अगर हम बात करें इनके एसिडिक बेसिक नेचर की तो 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एसिडिक और बेसिक एमिनो एसिड्स। अगर हम बात करें एसिडिक एमिनो एसिड की तो जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज़्यादा होंगे, जैसे कि यहाँ पर तो एक कार्बोक्सिलिक एक एमिनो ग्रुप है, लेकिन ये जो एल्काइल ग्रुप है इसके अंदर कहीं पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा तो वो हमारा एसिडिक एमिनो एसिड हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ग्लूटामिक एसिड। अब ये ग्लूटामिक एसिड क्या होता है? इसमें ये जो हमारा COOH है, NH2 है, H है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप है उसकी जगह रहेगा CH2 COOH। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे स्ट्रक्चर में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी कि इसे हम एसिडिक एमिनो एसिड कहते हैं। दूसरे होते हैं बेसिक एमिनो एसिड। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ग्लूटामीन हो गया, जिसमें क्या होता है? NH2 ग्रुप ज़्यादा होते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ग्लूटामीन की तो COOH, H, NH2, CH2, CO, NH2। ये हमारे क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? बेसिक एमिनो एसिड हो गया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम बात करें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो जो एमिनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उन्हें हम नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें किसके? नॉन एसेंशियल जो बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलिनिन हो गया। तो ग्लाइसिन, एलिनिन ये क्या है? ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लाइसिन में क्या होता है? यहाँ पर COOH, H, NH2, यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप की जगह क्या लगा होता है? H लगा होता है। एलेनिन की अगर हम बात करें तो COOH, H, NH2 यहाँ पर लगा होता है और यहाँ पर नीचे CH3 लगा होता है, मिथाइल ग्रुप लगा होता है। तो ये क्या हो गया? एलिनिन हो गया। तो ये दोनों नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स, इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वेलिन, लूसिन, आइसोलूसिन, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एसेंशियल एमिनो एसिड की। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बना लेते हैं वेलिन और लूसिन का स्ट्रक्चर। वेलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? COOH, H, NH2, एल्काइल ग्रुप। ऑब्वियसली जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, जितने भी क्लासिफिकेशन होंगे, तो उनमें केवल डिफरेंस कहाँ रहेगा? एल्काइल ग्रुप में, क्योंकि बाकी तो स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर है। तो इसमें एल्काइल ग्रुप क्या रहेगा? CH। तो क्या होता है? CH के बाद ही CH3 लगा होता है। लूसिन में क्या होता है? CH2 CH, CH3
CH3, इसमें CH2 एक्स्ट्रा आ जाता है लूसीन में। आइसोलूसीन की बात करें तो इसी को हम आइसो ग्रुप की तरह लगा देंगे, CH2 CH CH3 CH2 CH3 इस तरीके से, तो आइसोलूसीन हो गया, वो भी हमारा एसेंशियल एमिनो एसिड है। ठीक है, ये जो हमारे ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिन है ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि हमें पता है जहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बेस की तरह बिहेव करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, तो एम्फोटेरिक बिहेवियर इनका होता है। उसके अलावा एक्वस सॉल्यूशन में ये ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा और NH2 के पास एक H आ जाएगा तो NH3+ बन जाएगा। तो ज्विटर आयन कैसा होता है, COO- और यहाँ पर NH3+ हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होता है, ज्विटर आयन होता है। ज्विटर आयन एक्वस सॉल्यूशन में जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये तो इसकी जनरल किसकी प्रॉपर्टीज हो गई, एमिनो एसिड की। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी की हम बात करें तो ग्लाइसिन को छोड़कर, क्यों, क्योंकि ग्लाइसिन में एक कार्बन पर सारे ग्रुप डिफरेंट नहीं है, उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम होते हैं दो जगह, तो ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें चारों पोजीशन कार्बन से जो चारों ग्रुप अटैच हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन बनते हैं अल्फा एमिनो एसिड से, लेकिन कैसे बनते हैं, उनके बीच में कुछ बॉन्ड तो होगा, तो वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से बहुत बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, जब दो एमिनो एसिड्स, ठीक है, बना लेते हैं COOH H NH2 COOH HR, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम यहाँ पर 1 सेकेंड के लिए इधर लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी से पता चले कि कैसे ये बन रहा है। तो COOH जो है C+OH इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H का रिमूवल होगा, तो ये कुछ CONH, ये जो अमाइड का फॉर्मेशन है बाय द लॉस ऑफ वाटर, यहाँ से OH निकला है, यहाँ से H निकला है, तो द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड बिटवीन 2 एमिनो एसिड्स बाय द लॉस ऑफ वाटर, तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे डाईपेप्टाइड की हम बात करें, ये क्या है, ये जो हमने बनाया है ये डाईपेप्टाइड है। अब बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि डाईपेप्टाइड मतलब कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं, डाईपेप्टाइड यानी कि 2 एमिनो एसिड लेकिन उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड एक होगा। ट्राईपेप्टाइड यानी कि 3 एमिनो एसिड्स लेकिन उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो 2 ही होंगे। तो जो हमें जैसे टेट्रापेप्टाइड हो गया तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 4 एमिनो एसिड होंगे। तो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर, ये छोटे छोटे पॉइंट है जिनकी वजह से हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होने का कोई चांस ही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन बनते कैसे हैं एमिनो एसिड से। तो हमने बात की डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड की, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा एमिनो एसिड मिलते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। लेकिन अगर किसी पॉलीपेप्टाइड में 100 से ज़्यादा एमिनो एसिड्स हैं और उसका मास 10,000 AMU है, क्या बोला मैंने कि जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड जिनके अंदर मोर देन 100 एमिनो एसिड्स, मोर देन 100 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हो और उसका जो मास हो वो कितना होना चाहिए, 10,000 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, यू के सिंबल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो तब क्या बनता है, तब बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रोटीन कैसे बनता है। ठीक है, एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, और बहुत सारे जैसे कोई सब पॉलीपेप्टाइड इसमें 100 एमिनो एसिड से भी ज़्यादा है और उसका मास 10,000 AMU है, तो वो बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्लियर होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन को 4 तरीके से क्लासीफाई हम कर सकते हैं। पहला होता है
1 डिग्री यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स अरेंज हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, वेलिन, लूसिन, आइसोलूसिन। अगर इस तरीके से है तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर वेलिन, ग्लाइसिन, आइसोलूसिन, लूसिन है तो ये स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि सीक्वेंस चेंज होने से कौन सा स्ट्रक्चर चेंज होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। वहीं अगर हम बात करें 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, किस शेप में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एग्जिस्ट कर रही है, शेप की बात यहाँ पर आ जाती है। जैसे कि 2 तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। ठीक है, अल्फा हेलिक्स की अगर हम बात करें तो हेलिकल फॉर्म में होंगे कुछ इस तरीके से, और बीटा प्लीटेड की अगर हम बात करें तो जैसे प्लीट्स होती है, साड़ी की प्लीट्स एक के ऊपर एक, तो प्लीटेड फॉर्म में अगर रहेगा स्ट्रक्चर तो उसे हम बीटा प्लीटेड कहते हैं। हेलिकल फॉर्म में रहेगा तो उसे हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। इनके बीच में एच बॉन्डिंग होती है, ठीक है, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। वहीं अगर हम बात करें 3 डिग्री स्ट्रक्चर की, 3 डिग्री स्ट्रक्चर, तो अगर हम 2 डिग्री को फर्दर और फोल्ड कर देते हैं, यानी कि फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो क्या बनता है? 3 डिग्री यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। टर्शरी स्ट्रक्चर को भी 2 तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं रन पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होती हैं, पैरेलली अरेंज होती हैं, तब कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। कौन सा प्रोटीन बनता है? फाइब्रस प्रोटीन बनता है, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। जैसे कि जो हमारे बालों में प्रोटीन होता है केराटिन, जो हमारे बालों में प्रेजेंट होता है, मसल्स में जो मायोसिन होता है, ये एग्जाम्पल है किसके? केराटिन, मायोसिन, ये एग्जाम्पल है फाइब्रस प्रोटीन के। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स कोइल अराउंड होकर एक स्फेरिकल शेप बनाएगी, इस तरह से गोलू मोलू सा स्ट्रक्चर बनाएगी, तो ये क्या होता है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। ये वाटर में सोल्यूबल होता है। एग्जाम्पल की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इंसुलिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये हमारे 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस। अब जो 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर है प्रोटीन के, उनको स्टेबलाइज कौन करता है? उनको स्टेबलाइज करता है एच बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कुछ फोर्सेस होते हैं जो इनको स्टेबलाइज करते हैं। अगर हम बात करें 4 डिग्री स्ट्रक्चर की, तो 4 डिग्री स्ट्रक्चर क्या होता है? 4 डिग्री स्ट्रक्चर जिसे हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम सब यूनिट्स कहते हैं। और इन्हीं सब यूनिट्स का स्पेटियल अरेंजमेंट यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ये कैसे अरेंज है, तब कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, यानी कि 3 डिग्री का और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 डिग्री स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ गई। जैसे कि 3 डिग्री की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से था, तो ये उसके अलावा इसके साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बनाएंगे? 4 डिग्री स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन का। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब हम देख लेते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो जो प्रोटीन बायोलॉजिकल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है अपने एक यूनिक 3D स्ट्रक्चर के साथ और अपने एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ, उसे हम नेटिव प्रोटीन कहते हैं। जब नेटिव प्रोटीन किसी फिजिकल चेंज के कांटेक्ट में आता है, जैसे पीएच, टेम्परेचर, एल्कोहल, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, तो क्या होता है? उसका सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एच बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें डीनेचुरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका चेंज नहीं होता है और जो इसमें पेप्टाइड लिंकेज होता है वो भी ब्रेक नहीं होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हमें याद रखनी होती है। आप खुद सोचिए कि एक टॉपर स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट से कैसे अलग होगा। ये जो चैप्टर है 12th के लाखों स्टूडेंट्स ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन
जो टॉपर बच्चे हैं वो कैसे एवरेज से अलग है, क्योंकि वो इन छोटे छोटे फैक्ट्स को ही याद रखते हैं जिन्हें एवरेज बच्चे अवॉइड कर देते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, जहाँ लोग रील्स स्क्रॉल करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ आपको आपके चैप्टर रिवाइज करने हैं। जहाँ लोग स्टोरी और स्टेटस लगाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ आपको अपने काम पर ध्यान देना है। ऐसा भी नहीं है कि हमें बिल्कुल ही सोशल मीडिया से दूर हो जाना है, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। लेकिन आपको जिस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन है, म्यूट, ब्लॉक, डिलीट करके कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनका यूज़ कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है ना गाइज? तो यहाँ पर हम बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल तो जैसे कि कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट, जब हम फ्रेश एग लेते हैं, अगर जैसे ऑमलेट बनता है तो जब एग को ब्रेक किया जाता है तो उसके अंदर से ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकलता है, लेकिन अगर वहीं एग को बॉईल कर दिया जाए तो वो जो वाइट लिक्विड होता है, जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, वो एक थिक लेयर बन जाती है। कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन है और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें कर्डलिंग ऑफ मिल्क की, जैसे दूध फट जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें उसको कर्डल करने के लिए उसमें लेमन जूस मिलाते हैं, विनेगर मिलाते हैं। तो ये क्या हुआ? उसकी पीएच वैल्यू में चेंज हुआ, इसीलिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स कुछ नहीं होते, क्या होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, और इन्हें हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। बायो कैटलिस्ट वर्ड से क्या याद आ रहा है? हाँ, ये रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, यानी कि रिएक्शन को रेट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि माल्टोस का हाइड्रोलिसिस होता है, ग्लूकोज बनता है, और उस रिएक्शन को जो कैटलाइज करता है एंजाइम, उसे हम माल्टेज कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन, उस रिडक्शन को जो कैटेलाइज करते हैं एंजाइम, उसे हम ऑक्सीडो रिडक्टेस कहते हैं। ठीक है ना गाइस? यहाँ पर ये सफिक्स हमें याद रखना है, ASE, एस। ये मोस्टली जो एंजाइम होते हैं उनके पीछे सफिक्स लगता है ASE, एस। ठीक है, अब एंजाइम्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा फूड इंटॉलरेंस, किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी होती है, वो अगर उसे खा लेता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है, वोमिटिंग, इरिटेटिंग, ऐसी समस्याएं आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो पर्टिकुलर फूड है उसको एब्जॉर्प्शन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी एक्टिविटी एब्सेंट होती है, मतलब वो एंजाइम की एक्टिविटी है ही नहीं आपकी बॉडी में कि वो उस फूड को डाइजेस्ट कर पाए। और ऐसा किसी मतलब नॉर्मली नहीं होता है, ये ऐसा किसी को बर्थ से ही हो सकती है प्रॉब्लम, बाय इनेट हो सकती है प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटीन का पूरा कॉन्सेप्ट, और साथ ही हमने एंजाइम का टॉपिक भी पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक बचा है कौन सा? विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड और हॉर्मोन्स। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।